तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चों का आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपको पता ही है। कुछ बच्चों के हो गए हैं और कुछ बच्चों के अभी होने वाले हैं एक दो दिन में एग्ज़ाम। तो मैंने आपकी मैथ और रिवीजनिंग की सीरीज़ चला रखी है और मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके, जो एग्ज़ाम में आए हैं आपके पिछले साल भी, उससे पहले भी और अब की बार भी आ रहे हैं। तो हम कर रहे हैं उन्हीं की प्रैक्टिस, मैथ के भी क्वेश्चन और आपके रीजनिंग के भी मिक्स करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन आपको। तो आज की उसी की आपकी 7th क्लास है। यहाँ से भी अगर आप देखना शुरू करें, आपका अगर एग्ज़ाम एक दो दिन में है तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद निकलेगी क्लास। तो शुरुआत करते हैं आज की आपकी क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 30% लाभ की उम्मीद है। क्या कहा? एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर कितने का लाभ? 30% का लाभ है और उसकी बिक्री कितने की है? इतने की। यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 2938 रुपये। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस। बिक्री है ना, सेलिंग प्राइस। सेल्स देखो। और सेलिंग प्राइस कब होता है? जब हमारे कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस जुड़े या माइनस होए तो वो क्या होता है? हमारा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ है? 30% का लाभ हुआ है ना, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस में 30% का लाभ हुआ है। मान लीजिए हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत आसान तरीका है इसे करने का क्वेश्चन का। सबसे पहले कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट या लॉस से या डिस्काउंट से आ जाए, हमें कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेना है? 100। अगर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया तो उस पे कितना लाभ हुआ है? हमें 30% का लाभ हुआ है। इसका मतलब वो वैल्यू 30% जुड़कर कितनी हो जाएगी? 100 का 30% क्या होगा? 30, तो 130। यानी ये है हमारा सेलिंग प्राइस। इस पे 30 का लाभ दे दिया तो मतलब ये जो 2938 है, ये कितने की वैल्यू है? जितने की वैल्यू है उसे हम लिखते हैं नीचे 130 की वैल्यू, और निकालने कितनी है तो उसका लाभ क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट। मतलब ये 30 की वैल्यू निकालनी है, जितने की निकालनी है उससे मल्टीप्लाई। दोनों परसेंट में है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से इतने पे कट गया। ये 13 से काट लो, 13 दूनी 26 और ये 13 दूनी फिर से 26 और ये 13 6 पे कट जाएगा। अब कर लो इसे मल्टीप्लाई। 6 तिये 18, लास्ट का डिजिट ही मल्टीप्लाई कर लो। 6 तिये 18, तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा? 8। इनमें से किस में 8 है आपका? ऑप्शन नंबर बी में। ऐसे करने हैं आपको एग्जाम में। आपने देखा यहाँ देखो सबके यूनिट डिजिट क्या है? अलग अलग है लास्ट के डिजिट। तो मैंने पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आ गया ना करना, कैसे करना है आपको एग्जाम में। देखिए अगला क्वेश्चन अपना, आपका ब्लड रिलेशन से है ये क्वेश्चन। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन टॉपिक से है आपका। पढ़िए इसको। ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। सबसे पहले तो हमें ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। एम मल्टीप्लाई एन, एम मल्टीप्लाई एन, देखो एम मल्टीप्लाई एन का अर्थ है एम एन की पत्नी है। एम जो है एन की क्या है? पत्नी है। इसका मतलब एम क्या है? लड़की। लड़की के लिए हम मेल के ना, फीमेल के लिए हम दिखाएंगे माइनस का साइन और मेल के लिए दिखाएंगे हम प्लस का साइन। अगर हमें भाई बहन का रिलेशन दिखाना हो तो हम एक लाइन लगाएंगे, जैसे एम एन भाई बहन है, एम बहन है, एम एन भाई है तो एक। अगर एम पत्नी है और एन पति है तो दो लाइन लगाएंगे। अगर एम पिता है, पिता के लिए प्लस, और एन उसका बच्चा है तो एन नीचे। मतलब ऊपर के लिए ऊपरली जनरेशन बड़े और नीचे के लिए छोटी जनरेशन। अब ये दोनों क्या है? ये पत्नी है, ये पति है, तो दो एरो लगाएंगे। मैंने आपकी पिछली क्लास में भी ये बिल्कुल बेसिक से बताया था आपको, बिल्कुल बेसिक से। आगे देखिए, एन डिवाइड ओ, एन डिवाइड ओ का अर्थ है एन ओ का पिता है। यानी ओ का पिता है, एन क्या है? पिता है, तो ऊपर आएगा एन और ओ क्या होगा? नीचे। अब ओ बताया नहीं लड़की है या लड़का है, तो वो बात की बात है। ओ माइनस बी का अर्थ देखो, ओ माइनस पी, ओ माइनस पी का अर्थ है ओ पी का भाई है। मतलब ओ क्या है? भाई है। किसका? पी का। भाई बहन के रिलेशन के लिए ये दिखाएंगे या भाई भाई के रिलेशन के लिए ये दिखाएंगे एक एरो के साथ। अब पी का नहीं पता है, लड़का है लड़की है। आगे देखेंगे पी प्लस क्यू का अर्थ, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। मतलब पी क्या है? बहन है। और क्यू क्या है? पता नहीं। आगे पढ़िए।
आंसर क्या देना है, तो एम का क्यू से क्या संबंध है, एम का क्यू से क्या संबंध है। देखिए एम क्या है, तीनों भाई बहन हो गए ये, तो एम क्या होगी, पिता की पत्नी माँ ही तो होगी, तो एम क्या है, माता। तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल बेसिक से आराम आराम से कराया मैंने, वरना इसमें सिर्फ 40 सेकंड या 30 सेकंड लगते क्वेश्चन को करने में। तो देखिए आपको ऐसे ही करने हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन। अगर अब भी नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा से देख लीजिए, और या पिछली 2-3 क्लासें आप देख लीजिए, वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ में। अगला पढ़िए, 8 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या है। मतलब 8 संख्याओं, ये हमारी है नंबर संख्या, और ये क्या है एवरेज, कितना है 15, और इनमें से 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 18, तो शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले तो हम सम निकाल लेंगे इनका। सम क्या होता है हमारा, एवरेज क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए, एवरेज होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। अब सम निकालना हो तो ये नंबर क्या हो जाएगा इधर एवरेज में, मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड में है, क्या हो जाएगा सम मल्टीप्लाई नंबर। तो यहाँ भी तो क्या होगा, ओह सॉरी 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 जी भैया जी सॉरी, तो ये सम है और ये क्या है एवरेज। तो सम क्या होगा हमारा, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। 15 को 8 से गुणा करेंगे 120, 18 को 5 से गुणा करेंगे 90। अब माइनस कर दीजिए, बचेंगी कितनी संख्या, 8 में से 5 के 3 संख्या बची, और 120 में से 90 के 30। एवरेज निकालना है, एवरेज क्या होता है हमारा सम अपॉन नंबर, ये हमारा सम है, तो सम अपॉन नंबर, तो 30 अपॉन 3। इस तरीके से आप जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए एवरेज का, आपका संख्याएं पूछ ले बीच में कोई भी, आप आसानी से कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आपका, द एवरेज स्कोर ऑफ 50 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 45। इट इज़ फाउंड दैट इन वन इंस्टेंस ए स्कोर ऑफ 25 वाज रोंगली रिकॉर्ड। अच्छा, ये भी आपका एवरेज की एक टाइप है, जो क्या है रोंगली हो जाए, मतलब गलत हो जाए, एरर हो जाए कोई नोटिस करने में, तो एवरेज में क्या चेंज आएगा एरर से। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए कैसे, एक कक्षा परीक्षा में 50 छात्रों का औसत क्या है 45 है। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 के स्कोर को गलत तरीके से, मतलब जो गलत है उसे तो हम क्या करेंगे माइनस काटेंगे, भी ये गलत क्यों है माइनस करेंगे, तरीके से 35 के रूप में दर्ज किया गया था। 25 के स्कोर को गलत तरीके से 35 के रूप में, मतलब 25 तो हमारा क्या था सही, 35 क्या था हमारा गलत, तो माइनस करेंगे। आगे देखिए दूसरे उदाहरण में 30 के स्कोर को, मतलब 30 क्या है हमारा सही, गलत तरीके से 28, 28 क्या है हमारा माइनस। तो पहले तो इसे सोल्व कर लो, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, 55, 55 माइनस 35 माइनस 28, 55 में से 35 गए 20, और 20 में से 28 गए माइनस का 8। मतलब ये इतनी की हमारी क्या हुई है गलती हुई है, मतलब 8 क्या होंगे हमारे कम होंगे एवरेज में से, 8 कम होंगे। अब देखो कक्षा का वास्तविक औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। अब ये 8 क्या है कम है, अब पूरी कक्षा पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि गलत हुए हैं, पूरी कक्षा का एवरेज लिया गया है ना। देखो द एवरेज स्कोर ऑफ एक कक्षा परीक्षा का 50 छात्रों का एवरेज, तो पूरी कक्षा में कितने का एवरेज का कम होगा, कितने का एवरेज का कम होगा, देखो एवरेज में कितना फ़र्क आएगा। तो ये तो हमारा सम है जो बचा है हमारा, 8 की कमी बची है, कितने पे बची है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं हमारे 50 है। तो कर लो इसे, 8 को 50 से डिवाइड, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा हमारा देख लो, पॉइंट लगा के 80, 50 से 1 पे 30, 50 से कितने पे, पॉइंट लगा के 80, 50 से 306 पे, तो क्या होगा हमारा माइनस का 0.16 की क्या होगी कमी होगी, क्योंकि उसने गलत एंटर कर लिया डाटा। अब मान लो यहाँ पे अगर हमारा प्लस का 8 हो जाता तो हम क्या करते प्लस कर देंगे एवरेज में। अब एवरेज हमारी एग्जैक्ट कितनी दी हुई है, हमारी एग्जैक्ट दी हुई है 45, औसत स्कोर 45 है, तो 45 में कितने की कमी होगी 16 की कमी होगी, तो क्या हो जाएगी 44।
44 और ये रहा 16 की कमी, 45 में 16 घटाएंगे 44.84। तो उम्मीद है समझ में आ गया ना कैसे करना है। आगे देखिए, इफ़ 5 टाइम्स ऑफ एज ए इज़ एडिड टू बी, मतलब 5 टाइम्स एज ए की ऐड कर दें बी में, तो हमारा सम क्या होगा 95। पढ़िए हिंदी में, ए की आयु का 5 गुना बी की आयु में जोड़ा जाए तो योग क्या होगा 95। यदि बी की आयु का 2.2 गुना, मतलब बी की आयु का 2.2 गुना ए की आयु में जोड़ा जाए, ए की आयु में जोड़ा जाए तो योग क्या होगा 63। तो बी की आयु कितनी है, बी की आयु निकालनी है तो निकाल सकते हैं, ये हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। 10th क्लास में होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। मुझे तो आपको बिल्कुल अच्छे से बताने में मज़ा आता है, भी अच्छे से पता होना चाहिए आपको क्या मेथड लग रहा है। एलिमिनेशन मेथड मतलब एक को बराबर करेंगे और उससे माइनस करके क्या कर देंगे, एलिमिनेट ही कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो बराबर कीजिए, 5 को बराबर कर दीजिए, कितने से गुना करेंगे निचले वाले को 5 से, और यहाँ भी क्या होगा जितने से इसे गुना करेंगे पूरी इक्वेशन को उतने से ही गुना करेंगे, इसे भी 5 से गुना करेंगे और इसे भी 5 से गुना। तो 5 दूनी 10, 11 आ गया ये तो, और ये क्या आ गया 5 तिये 15, 315, और ये 5a, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 5a में से 5a गया, 11b में से 1b गया 10b, और 315 में से 95 गए, कितना होगा हमारा 22। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाके आपका क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। तो बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 22 वर्ष। बी की तो निकालनी थी, इसलिए मैंने बी को एलिमिनेट नहीं किया, वरना मैं अगर ए की निकालनी होती तो इसे 2.2 से गुणा करके एक इसको माइनस कर देता, बस एक ही आ जाती। उम्मीद है समझ में आया ना क्वेश्चन। अगला देखिए, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, तो बहुत आसान है, पढ़िए। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये 5 3 अंकीय संख्या दे रखी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, सबसे बड़ी संख्या देखो, इसमें पहला अक्षर ही देख लो, जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी 8। सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक क्या है 8 है, 8 ले लिया, और को सबसे छोटी संख्या के तीसरे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, ये इसका तीसरा अंक क्या है 5 में जोड़ा जाए तो जोड़ दो। ये तो देख के सिंपल है, देख क्या दिखना है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे ना समझे, सिंपल सा ही था ये तो। अगला देखिए, यदि ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारा इतना है और ए मल्टीप्लाई बी इतनी है, तो ए माइनस बी निकालिए और ए प्लस बी निकालिए। सिंपल है ये भी आपका। ए स्केयर बी स्केयर ए बी आपको देखने को मिल रहा है, और निकालना क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी। सबसे पहले हम ए माइनस बी का होल स्केयर बच्चों को अगर पता हो तो क्या होता है हमारा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी। यहाँ देखो ए स्केयर प्लस बी स्केयर की तो वैल्यू दे ही रखी है हमारी, क्या है 83, माइनस 2 ए मल्टीप्लाई बी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 6, तो 6, तो 83 माइनस 12 कितना होगा हमारा, 3 में से 2 गए 1, 8 में से 1 गए 7, 71। ए माइनस बी का होल स्केयर है ना, ये स्केयर हटकर इधर क्या आ जाएगा रूट, तो हमने ए माइनस बी की वैल्यू निकाली। ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्केयर लगा के निकाल लेंगे वैल्यू, क्या ए प्लस बी का होल स्केयर लगा के निकालेंगे वैल्यू, क्या होता है हमारा बोल लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर की तो वैल्यू आपको पता है 83 है, मल्टीप्लाई प्लस 2ab, ab की वैल्यू क्या है हमारी 6, तो 83 प्लस 12 कितना होगा हमारा 95। अब इसका भी स्क्वायर हट कर इधर क्या आ जाएगा हमारा रूट आ जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू निकल गई, a माइनस बी की। निकालना क्या है हमें, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, मतलब ऊपर a माइनस बी लेना है और नीचे क्या लेना है a प्लस बी, मतलब ऊपर क्या लेना है a माइनस बी रूट का 71 और नीचे क्या लेना है a प्लस बी रूट का 95। देखो इसमें ऑप्शन में, हाँ ये रहा रूट 71 रूट 95, एक ही रूट लिख सकते हैं इसका हम ऐसे, ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि दोनों पे रूट है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ना, सिंपल था ये भी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को हैश की जगह और परसेंटेज के स्थान पर रखा जाए। रख रख कर देखना पड़ेगा और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 3 कोई नंबर आएंगे और उनका रिलेशन इनके साथ बनेगा, क्वेश्चन में ये दे रखा है,
और ऐसे ही एच के जे और उनका रिलेशन ऐसे बनेगा बाद वालों के साथ ऐसे, और इनका पहले वालों के साथ। देखो पहले रख के देख लो, रखने से होगा क्यू टी ओ और ई ई जी। सबसे पहले तो आपके इनके नंबर याद होने चाहिए ए बी सी डी के। मैंने पिछली से क्लास 5th में आपको इसके सबके नंबर आपको याद कराए थे बिल्कुल सिंपल तरीके से। ओ का नंबर क्या होता है 15, टी का नंबर 20, ई जो टी से कराया था मैंने, ई जो टी वाई 5, 10, 15, 20, 25। इससे हम आपके पास वाले नंबर निकाल सकते हैं। ओ के बाद क्या आता है पी, मतलब 15 के बाद क्या आएगा 16, ऐसे निकाल सकते हैं। देखो ओ पी क्यू, 2 गए, 15 में कितने जोड़ेंगे 2, तो 17। ऐसे ही एम एन ओ से पहले है तो 15 में से 1 निकालने घटाएंगे 14, क्यू का 17, ओ पी 16। ऐसे आगे ना समझ में। देखो यहाँ पे क्या रिलेशन चल रहा है, प्लस का 3, सॉरी प्लस का 3 कह रहा मैं, माइनस का 3, -3। यहाँ भी क्या हो रहा है -3, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए हमारा -3 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू टी देखो, क्यू टी इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है क्यू टी। और देखो यहाँ पे एस है, चलो एस रख के देख लेते हैं। एस का नंबर देखो, एस पी क्यू आर एस टी, टी से पहले मतलब क्या 19 नंबर है एस का। तो 19 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 16। हाँ तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखो ये भी कर रहा है, तो ई एच जी लेना है हमें यहाँ पे, ई एच जी। एच का नंबर 8, 8 की शेप का है ना। देखो एच को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 जैसे लिख सकता हूँ ना, तो ऐसे याद कर रखा है। जे के 10, 11, ई का 5, एच का फिर 8 के साथ जी 7 की मीटिंग होती है 7। अब देखो 3 3 कम हो रहे हैं, 3 3 3। तो इसका मतलब ये आपकी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को। तो हो गया ना क्वेश्चन। और ये इसके साथ आप कैसे भी निकाल सकते हो, आपको ये ध्यान रखना है। तो करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ और एम और डब्ल्यू का देख लो। एम का शेप देखो, एम को मैं ऐसे कर सकता हूँ तो ये 13 हो गया, और डब्ल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ तो ये 23 हो गया। चलो अगला देखो। और हाँ टी की भी, T20 का मैच होता है तो टी को भी ऐसे ध्यान रख सकते हो। आगे, ड्यू टू इंक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन फैक्ट्री डिक्रीज बाय 20%। मानव शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% से कम हो जाता है। प्रोडक्शन हमारा क्या होता है, जितना प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जितनी मैन पावर काम करेगी, जितने ज़्यादा समय के लिए, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमारा क्या होगा प्रोडक्शन, तभी तो बढ़ेगा प्रोडक्शन। अगर एक इंसान है, अगर वो 4 घंटे काम करे तो वो 4 यूनिट काम करेगा। अगर 2 इंसान है तो 8 यूनिट काम करेंगे, 3 इंसान है, 5 इंसान है तो 20 यूनिट। ऐसे टाइम बता दूं मैं तो आगे ना समझ में। अब आगे देखो, मानव शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन क्षमता 20% से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब प्रोडक्शन क्या हो जाती है 20% से कम। यानी पहले कितनी थी 100% मान लो, तो उससे 20% कम होकर कितनी हो गई 80 हो गई। तो उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य के घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। उत्पादन को उतना ही बनाए रखने के लिए कार्य में कितनी वृद्धि रखनी चाहिए। मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन क्या है कांस्टेंट, प्रोडक्शन क्या है कांस्टेंट। तो प्रोडक्शन क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो 1 मान लो प्रोडक्शन को, और मैन पावर यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ हो जाएगी डिवाइड में। ये हमने ना 8th 9th क्लास में पढ़े थे। अब कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है ऐसे। तो टाइम हमारा क्या हो गया, मैन पावर हटकर यहाँ आ गई, तो टाइम हमारा क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मैन के देखो उल्टा रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब टाइम क्या होगा उल्टा 80/100, 80 से 100 हो जाएगी। मतलब कितने का 20 का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा टाइम में, कितने पर 80 पर गुना 100। 0 से आपका 0 कट गया 4 से 5 पे, 2 से 5 पे, तो कितना आ गया 25%। ये तो आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट, आपको मैंने बता दिया। अगर आपको सीधा डायरेक्ट करनी है तो आपको क्या रखना है, देखो प्रोडक्शन में क्या हुआ इंक्रीमेंट कितने का कम हुआ 20 पे, मतलब पहले 100 थी, 100 से 20 की क्या हुई कमी हुई, तो 0 से 0, 2 से 5, मतलब क्या होगी 5 से 4 हो गई।
प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टाइम की क्या होती है, और मैन पावर टाइम की क्या होती है, मानव शक्ति में कमी हुई ना, तो इसका मतलब टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, कॉमन सी बात है, टाइम क्या लगेगा ज़्यादा, जितनी कमी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा टाइम, क्योंकि प्रोडक्शन तो हमें सेम रखनी है। तो इसका मतलब अगर ये 5 से 4 हुआ है तो टाइम क्या होगा 4 से 5, मतलब नीचे 4 है, एक की ज़्यादा हुआ होएगा, 25%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका। आगे देखिए, DEFGMNO आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल। सीटिंग अरेंजमेंट से आपका क्वेश्चन है ये, बहुत आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो DEFMNO एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये आपका वृत्ताकार मेज बना दिया। अब गोल मेज पे आपको पता ही है क्यों बैठते हैं। तो DEFGMNO कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, तो सातों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ND के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, अब मैंने D को बिठा दिया उसके बाएं ओर, बाएं बताएं कैसे देखोगे, आपको अगर एरो ऐसे मिले, बस आपको घड़ी की सुई जिस तरफ घूमती है ना ऐसे घूमती है, अगर ऐसे मिले घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो आपको जिस तरफ ये एरो का मुख है ये तो हमारी है राइट साइड, और जिस तरफ ये एरो की टेल है ये हमारी है लेफ्ट साइड। तो एरो मारेंगे, अब देखो ND के ठीक बाएं ओर बैठा है, मतलब बाएं ओर पूंछ की तरफ, तो N ये बैठा है यहाँ पे, बिठा दिया N को, बैठ जा भी N। आगे देखो, लाइन वाइज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2-3 आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। GE के ठीक बाएं ओर बैठा है, जी क्या है, E के ठीक बाएं ओर बैठा है, अब पता नहीं E कहाँ बिठाना है हमें। आगे देखिए, EO के ठीक बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, हाँ जी बैठा है। FD के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। GE के ठीक बाएं ओर बैठा है, जी क्या है, E के ठीक बाएं ओर, मतलब जो E बैठा है उसके क्या है बाएं ओर G बैठा है, बिठा दिया। और EO के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई O बैठा है उसे के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, पहला छोड़कर फिर दूसरे पर क्या बैठा है E, और ऐसे ऐसे बन रहा है आपका ये, मतलब यहाँ O बैठा है। अगर मैं रफली बनाऊँ आपको, एक छोटा टुकड़ा बना देते हैं साइड में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मैंने बनाया, ये यहाँ पे बैठाया G, उसके ठीक बाएं कौन बैठा है, E बैठा है। और O के भी बाएं ओर कौन बैठा है, EO के बाएं ओर दूसरे GE के ठीक बाएं ओर बैठा है, G जो है E के ठीक बाएं ओर बैठा है। EO के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, O के बाएं ओर दूसरे स्थान पर, क्या दूसरे स्थान पर, ये पहला ये क्या दूसरा। अब देखो ये चारों बैठ सकते हैं कहीं पे, ये चारों बैठ सकते हैं हमारे कहीं पे, हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएंगे, O छोड़ देंगे, G E बिठा दिए। आगे देखो, FD के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, FD के बाएं ओर, D के बाएं ओर मतलब पूंछ के साइड तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, ये बैठा दिया F। आगे देखो, M के दाएं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, बच गया कौन है, M बच गया। अब क्वेश्चन पूछ रखा है M के दाएं ओर चौथे स्थान पर, जो दाएं ओर के लिए ऐसे मारेंगे पूंछ इसकी तरफ एरो की तरफ, दाएं ओर कौन से चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो O बैठा है, ऑप्शन नंबर आपका C। तो उम्मीद है सीटिंग अरेंजमेंट के आगे ना आपको कैसे बिठाने हैं सिंपल है आपका। अगर ये ऐसे लाइन वाइज आए जाए भी, एक बेंच पर बैठे हैं तो ऐसे एरो मारी है, इसमें क्वेश्चन है आपका इसमें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए आपका, ये भी आपका पजल में ही है, अरेंज ही करने हैं हमें। ABCD लिव ऑन ए 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ सेम बिल्डिंग, सबसे लोअर मोस्ट क्या है 1 और सबसे अपर मोस्ट क्या है 6, मतलब ऐसे चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। आप पढ़िए, हिंदी में पढ़ लीजिए चाहे। B एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 6 पर नहीं रहता। B एक इवन डिजिट नंबर पर रहता है पर 6 पे नहीं रहता, तो यहाँ B तो रहेगा नहीं, तो B कहाँ रहेगा, या तो 4 पे रहेगा और या क्या रहेगा 2 पे। जिनकी अभी संभावना है ना, जिनको क्लियर नहीं किया गया है, उन्हें हम लिख लेते हैं इसके लेफ्ट साइड, और जिनका पूरा पक्का हो गया है उन्हें हम लिखेंगे राइट साइड। तो आगे देखिए, F और B जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या है 7 है। चलो F और B का योग क्या होगा हमारा
7 होगा। मान लीजिए बी यहाँ पे 4 पे रह रहा है तो एफ कहाँ रहेगा, 3 पे, तभी तो जुड़ के क्या बनेगा 7। अगर बी 2 पे रह रहा है तो एफ कितने पे रहेगा, 5 पे, तभी तो बनेगा 7। इसलिए मैंने अभी इसलिए नहीं लिखा है, बस यहाँ लिख लिया है जो हमें पता लगा है। आगे देखिए, डी सी के ठीक ऊपर रहता है। डी क्या है, सी के ठीक ऊपर क्या रहता है, डी रहता है। बी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग क्या है, 3 है। मतलब अब मैं 4 पे ले लूँ बी को तो योग तो 3 बनने का नहीं, इसलिए मैं बी को कहाँ लूँगा, 2 पे, और ई को कहाँ लूँगा, हो गया 1 से क्लियर, ई को लूँगा 1 पे, बी और ए बन गए। अब एफ और बी का बनना चाहिए 7, तो एफ को कहाँ लूँगा, 5 पे, बन गए। और डी सी को इकट्ठे रखना है ना, सी और डी को इकट्ठे रख दिया, और 6 बचा, कौन, ए बचा। हाउ मैनी पीपल लिव बिलो डी, डी के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं, डी के नीचे 1 2 3, सिस्टम है, डी का 3 बंदे रखता है नीचे। तो पढ़िए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा था ये भी, ये तो अभी कराया है मैंने। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक है, सबसे बड़ी संख्या में से कौन सी है, ये 86 वाली, इसका तीसरा अंक देखिए कौन सा है, 6 को सबसे छोटी अंक संख्या के पहले अंक से घटाया जाए, को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, ये रहा पहला अंक सबसे छोटी संख्या का, से घटाया जाए तो क्या होगा, -5। करिए अगला क्वेश्चन। निर्मल इन्वेस्ट 1380 रुपीज़ एट ए 3% एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए बैंक, वट अमाउंट ही गेट इन आफ्टर 3 ईयर। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये तो मैं कराऊंगा भी बेसिक से, आपको लगेगा 2 मिनट ही करने में इसमें भी। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल कितना है हमारा, 13,880 रुपये, ना 13,000 कह रहा है, 1,380 रुपये। रेट क्या है, 3%। टाइम क्या है, कितने साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए, अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुणा 138 अपॉन 10, 9 8 जा 72, 2 7, 9 3 जा 27 और 3, 9 3 जा 27 और 7 34, 3 9 1 जा 9 3 12। तो ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया है, 72, 7 9 3 जा 27, 4 3 9 1 जा 9, हाँ ठीक है 124, ठीक तो था, इतने रुपीज़। अब क्या निकालना है, अमाउंट। अमाउंट आपको पता ही है, बचपन में भी किया था, प्रॉफिट प्रिंसिपल प्लस सी आई, ये क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1380, उसमें जोड़ देंगे 1 2 4.2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 12 4 10 1504 हो जाएगा, 1504, 1504 कि 1404, सॉरी ना 1504, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ गया, आपने कर दिया ऑप्शन ए। ये तो बेसिक मेथड है, बहुत टाइम लगेगा इसमें तो करने में। अगर मैं इसका एकदम चुटकी में करा दूं इसको एक ही लाइन में, तो वो कैसा रहेगा आपके लिए, देखो कैसे सिंपल है बहुत ये भी करना। मान लीजिए हमें क्या, प्रिंसिपल मान लीजिए हमारा 100%, जैसे हमने कॉस्ट प्राइस माना था ना पहले क्वेश्चन में, प्रिंसिपल 100%। अब 100% पे ही कितना इंटरेस्ट लगेगा, 3% का लगेगा 1 साल में, वार्षिक 1 साल में, तो 3 साल में कितना लगेगा, 9%, 9% का इंटरेस्ट लगेगा। अब हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो क्या हो गया अमाउंट हमारा 109। 109 की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये 1380 अभी बोला है, प्रिंसिपल दे रखा है, और प्रिंसिपल हमने क्या मानना है, 100%। 100% की वैल्यू है, जितने की वैल्यू गिवन उसे नीचे, जितने की निकालनी है उसे ऊपर। सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे, देखो कैसे, 8 में 72, 2 किस में है, अभी इसी में आ रहा था, अरे यही आएगा आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लेना, बहुत सिंपल है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया ना, ये चीज़ बहुत सिंपल है, इससे आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। आगे देखिए, पी का अर्थ डिवाइड है, पी का अर्थ क्या है, डिवाइड है। अब इसमें बहुत बढ़िया तरीका है करने का क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है, देखना क्या है, 200 निकालना है हमें। मान लीजिए क्यू का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई है। अब मैं क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई मान लूँ, तो 16 को अगर मैं 64 से गुणा करूँगा
तो 200 के पास भी दिखेगा आपको? ये नहीं दिखेगा ना, तो ये तो होगा ही नहीं। ऐसे एलिमिनेट करने हैं, ऐसे रख रख के देखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये देखो क्यू का मतलब मल्टीप्लाई है, 32 को 16 से मैं गुणा करूँगा, कितना बड़ा काम है भाई ये। 32 को 16 से मैं गुणा करूँगा, कितनी ऊपर जाएगी वैल्यू, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ फिर से देख लो, हाँ इसमें और इसमें देखो सेम है। अब आगे देखो, आर स्टैंड्स फॉर प्लस, आर का मतलब क्या है? प्लस। अब देखो पी स्टैंड्स फॉर डिवाइड, पी स्टैंड्स फॉर डिवाइड। अब मैं पी यहाँ पे डिवाइड कर लूँ, आपको वैल्यू क्या दिख रही है? बिल्कुल सिंपल 200 वैल्यू दिख रही है। 32 से 60 डिवाइड हो जाएगा सीधा सिंपल वैल्यू पे? नहीं होगा ना, फ्रैक्शन रहेगी ना, तो ये भी नहीं हो सकता। वैसे तो हो नहीं सकता, ये ऐसे ही दिख रहा है, देख फ्रैक्शन रहेगा। तो ये पुट करके देख लो, 64 डिवाइड 16। एस का मतलब क्या है? एस स्टैंड फॉर माइनस, माइनस 60। आर स्टैंड फॉर प्लस 32। क्यू स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई 8। तो 16 चौके 64, 60 में से 4 गए माइनस का 54, 56 सॉरी माइनस का 56 और प्लस 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 56। 256 में से माइनस के 56 गए 200। तो आ गया ना ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करने हैं आपको। आपको आसान बनाना है क्वेश्चन को। मान लो इनमें से नहीं आई वाली फिर इसमें रख लेंगे, देख ले, पर पहले आपने एलिमिनेट तो करके देखे ना। तो ये बात है। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। वैसे तो है सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। पढ़िए, ये आपके कोड दे रखे हैं और हैशटैग को हम क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। कब लिखेंगे? जब ये कहेंगे। देखो कब, यदि पहला अव्यय एक प्रतीक है, यदि ये पहला अंक जो है ना ये एक क्या है? प्रतीक है। हाँ दिख रहा है हमें एक, ये क्या है? सिंबल है। फर्स्ट एलिमेंट इज सिंबल एंड लास्ट एंड ओड नंबर। लास्ट हमें ओड नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये तो हमारा क्या हो गया? गलत। इस शर्त को हम क्या कर देंगे? गलत। ये हमें माननी ही नहीं है। जो सी शर्त इसको फॉलो करेगी ना हमारे क्वेश्चन को, वो मानेंगे हम। अगला देखिए, यदि पहला एलिमेंट एक विषम संख्या है, पहला एलिमेंट यहाँ विषम संख्या दिख रही है, नहीं है ना, तो ये शर्त भी गलत। अगला देखिए, यदि दूसरा और तीसरा दोनों एलिमेंट पूर्ण घन है, पूर्ण घन मतलब क्यूब है, ये हमारा 2 का क्यूब होता है। और कुछ बच्चे कह देंगे 9 हमारा क्या है? 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होता है। तो ये भी हमारा क्या है? पहला और दूसरा और तीसरा लेना था, तो ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है। तो ये भी हमारी शर्त गलत हो गई। अगर ये सारी शर्तें गलत हो गई तो हमें क्या है? अगर एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई देन कोड्स हमें सीधा डायरेक्टली टेबल से उठाने हैं। मतलब हैशटैग क्या लिखना है? जेड लिख दिया। 8 को क्या लिखना है? बी लिख दिया। 9 को क्या लिखना है? वाई लिख दिया। डॉलर को क्या लिखना है? यू। तो जेड बी वी वाई यू। चलो हो गया ये। अगर मान लीजिए ये दोनों पूर्ण घन है, एक बार ना मैं दोनों करा देता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पूर्ण घन है तो यहाँ 27 होता, हमें पूर्ण घन हो गया। अब देखो, तो तीसरे अव्यय को दूसरे अव्यय के कूट रूप में बदलना है, मतलब आपस में इनके कोड को बदल देते। अगर मेरे 8 का कोड मान लो बी आया है तो मैं वो 27 की जगह लिखता, और 27 का जो कोड होता मैं वो यहाँ लिखता। बस ये करना था। अगर ये सेम कंडीशन कोई भी शर्त चल जाती है हमारी। तो उम्मीद है ये समझ में आया ना। है सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बच्चे बड़ा देख के करते नहीं है इस क्वेश्चन को, आता बहुत है एग्जाम में। अगला देखिए, ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 99 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड दे रखी है ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन 99 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 46 सेकंड टू कंप्लीट क्रॉसिंग ए ट्रेन ऑफ पी इन अपोजिट डायरेक्शन। मैंने एक दिन पहले भी आपको कराया था, कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो चीज़ें आ रही हों तो उनकी स्पीड हमेशा क्या हो जाती है? ऐड। स्पीड्स का सम हो जाता है। अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है दोनों का, स्पीड का माइनस हो जाता है। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए। सबसे पहले तो स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर ये ट्रेन इधर से आ रही है, मान लीजिए ये ट्रेन है हमारी, बहुत तिखी है आगे से ब्लेड जैसे, और ये ट्रेन हमारी इधर से आ रही है। अब वो एक दूसरे को पार करेंगी, तो कितना पार करेंगी? यहाँ से शुरू हुई पार करना, तो जितनी उन दोनों की लेंथ है उतने की तो पार करेंगी। ये इसे पार कर कर इधर आ जाएगी। देखो पूरी लेंथ नहीं पार की,
तो ये जितना डिस्टेंस कवर करेंगी इस स्पीड में, तो अपना लेंथ को ही ये एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगी। देखो लिख भी रखा है, लिख भी रखा है। विपरीत दिशा से 99 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 46 सेकंड का समय लेती है। मतलब अगर उनके बीच का मैं अगर डिस्टेंस निकाल लूँ तो टाइम उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। अगर मैंने अभी बताया स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो प्लस होगी। तो 99 प्लस 72 हमारा क्या हो जाएगा, 171 गुणा टाइम कितना है हमारा 46 सेकंड। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे मीटर पर सेकंड में कवर करने के लिए 5/18 क्यों करा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ देखो क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है ना। तो अब इसे सोल्व कर लो, 9 दूनी 18, 9 से ये 9 दूनी 9 एकम 9, निम्न में 81, 2 से 23, तो ये क्या होगा 95 गुणा 23, गुणा कर लो इसे 95 23, 5 15, 9 दूनी 27, 28, 10 19, तो 5 8 11 2 1 5, मतलब इतने उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया है। ये उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये क्या है, दोनों ट्रेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी को इन्होंने डिस्टेंस वही तो होगा जो पूरा पार किया है। देखो खुद ही तो लिखा है ने, पार करने में लिया गया समय, उन्होंने न्यू थोड़ी ना कहा भी कहीं दूर चलेगी, पार की है तो जो अपनी दोनों की लेंथ पार की है। अब कहा भी जो ट्रेन की लेंथ बी है ना वो 1.5 गुनी है ट्रेन की लेंथ के ए के, मतलब अगर लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है एक्स मान लो तो 1.5 लेंथ ट्रेन बी लेंथ ए के क्या है 1.5 एक्स है, अगर ये एक्स है तो मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 2.5 एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 2185। ये क्या है, दोनों की कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं, ये 2.5 एक्स क्या है, दोनों की वैल्यू है। और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2185/25 गुणा, ये पॉइंट हट के ऊपर चला जाएगा 10, 5 5 25, 5 दूनी 5 से काट लो 4 3 7, 4 3 7 अब गुणा कर लो 14 7 8, तो ये हमारी क्या हो गई इसकी एक्स की वैल्यू। मतलब हमें क्या निकाला कि देखो ट्रेन बी एक पुल को पूरी तरह 82 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ देखो पुल तो अपनी एक जगह खड़ा है, इसका मतलब कल्ली अकेली स्पीड किस किस की होगी, यहाँ पे स्पीड है यहाँ किस किस की होगी पुल के केस में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन पार किया ना ट्रेन बी अपॉन टाइम। स्पीड किसकी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस टाइम, यही तो होगा स्पीड। पुल तो वहीं खड़ा है, कॉमन सी बात है। अब टाइम कितना दे रखा है 82, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड ऑफ ट्रेन बी अभी निकालना हमने, दे ही रखी है स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी दे रखी है 72। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में है 72, तो 18 क्योंकि 82 सेकंड दे रखे हैं। और यहाँ पे देखो एल पी लेंथ ऑफ पुल निकालनी है प्लस लेंथ ऑफ बी, बी की लेंथ क्या है, ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई के 1.5 गुना है। मतलब अगर ये 1 एक्स की वैल्यू है तो इसका 1.5 गुना क्या होगा बी, तो 1.5 गुणा 874, तो 5 दूनी 10, 5 15, 437 पे कट गया। इधर भी इसे सोल्व कर लो, 18 चौके 72, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ इसे, समझ में आ रहा होगा ना पीछे से, 5 चौके 20, 82 लेंथ ऑफ पुल प्लस 7 1 की 3 3 9 2 11, 4 3 12 और 1 13। अब इन्हें गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, बस माइनस कर लो इन्हें, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, लेंथ ऑफ पुल हो जाएगा ना, 10 में से 1 गए 9, किस में है 9, 2 में है, तो ये दोनों तो हो गए नहीं, और कर लो मल्टीप्लाई, अब तो माइनस ही करना पड़ेगा, 10 में से 1 गए 9, 3 में से 1 गए 2, 2 किस में है इसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए। समझा के ना, एक बार और बता देता हूँ देखो कैसे, एक सेकंड, अरे कहाँ से होगा ये रफ,
सॉरी सॉरी, हाँ इरेज वाले। अब ये देखो, दो ट्रेन एक दूसरे की दिशा में और विपरीत दिशा में आ रही, अगर वो डिस्टेंस जितना भी कवर करेंगी एक दूसरे को पार करने में, तो दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो दोनों को प्लस करेंगे। और टाइम लेंगे जितना, वो टाइम नीचे आ गया। डिस्टेंस क्या होगा, दोनों एक दूसरे की लेंथ को पार करेंगे ना, जितना पार करेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ये तो हो गया दोनों ट्रेन अगर अपोजिट दिशा में आ रही हो। अब वो पुल के साथ जा रही है ट्रेन भी, तो मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ पुल प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। स्पीड किसकी होगी, स्पीड अपॉन टाइम होता है ना, तो स्पीड, क्योंकि पुल तो वहीं खड़ा है, स्पीड ऑफ ट्रेन बी अपॉन टाइम। ये लगा है बस इनमें, पहले केस में ये लगा है, दूसरे में ये लगा है। करिए अगला क्वेश्चन। हाउ मच सम 60,000 बिकम आफ्टर 1 ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 18%। मतलब हाफ ईयरली है, 6 महीने पे ब्याज लगेगा 18% पर एनम। ये तो 18% क्या है, एक वर्ष का है। यदि 18% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 माही आधार पर संयोजित किया जाता है तो 60,000 की राशि एक वर्ष बाद कितनी होगी। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, अगर कभी भी हमारा क्या आ जाए, हाफ ईयरली आ जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, चाहे कोई सा भी केस हो, हाफ ईयरली में आपको रेट को तो क्या कर देना है, आधा, और टाइम को क्या कर देना है, दुगुना। कैसे, देखो, अब साल में उसे 18% लेने थे, उसने क्या किया, मैं तो अभी 6 महीने बाद पैसे ले करूँगा, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9% ले जाएगा 6 महीने बाद। और कितने बार ले जाएगा, 9% 2 बार ले जाएगा, तो दुगुना हो नहीं गया टाइम का। और रेट क्या हो गया, आधा 9%। तो मतलब रेट तो हमारा क्या है यहाँ पे, 9% है, 9% है रेट। अगर हमें क्या निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो हमें कैसे निकाल लेंगे उसका रेट, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। क्या करेंगे, दोनों के रेट को प्लस करेंगे, फिर दोनों के रेट को प्लस करके मल्टीप्लाई करके बाय 100 कर देंगे, यानी a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100। अब रेट दोनों के सेम है, पहले 6 माही का भी 9 है और दूसरी 6 माही का भी क्या है, 9, तो दोनों ए भी सेम है, तो 9 और 9 18, तो निम्न में कैसी क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, 18.81 रेट है। अभी मैंने कहा था प्रिंसिपल है ये हमारा, और प्रिंसिपल को हम क्या मानते हैं, 100%। पिछले को भी कराया क्वेश्चन। और हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, पूरा पैसा कितना हो जाएगा, अमाउंट निकालनी है हमें, टोटल संयोजित किया जाता है, तो राशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कल्ला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, राशि निकालनी है, मतलब 100 में 18.81% की वृद्धि हो जाएगी, तो 118.81 हो जाएगी। 00 से 00 कट गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6, इसके भी पॉइंट हटा लो, ये कट गया यहाँ से, 6 कम 6 8 6 48, 8 6 किस में दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, बस ये आपको समझना है बस। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कभी भी पूछ ले तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगाना है, 9 प्लस 9 प्लस 9 गुणा 9। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मान लो अगर आपका पहले ईयर के लिए 5% है, दूसरे के लिए 4%, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो ए प्लस बी, फिर दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे जोड़ने के लिए, 5 और 4 9, 5 के 20 मतलब 0.2, तो 9.2 हो जाएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज ए बी सी डी, एंगल ए, चतुर्भुज बना दो कोई रैंडम सा, बना दिया। एंगल ए क्या दे रखा है, ए बी सी डी, एंगल ए 53, एंगल बी 46, सी और डी के समद्विभाजक बिंदु ए पर जुड़ते हैं, मतलब दोनों के हाफ एंगल करने वाले ना, ये कहाँ जुड़ते हैं, बिंदु ओ पर जुड़ते हैं, यहाँ जुड़ते हैं। तो डी ओ सी की वैल्यू निकालो, डी ओ सी की वैल्यू निकालो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये, देखो कैसे निकालनी है। अगर ये पूछ लेना कभी भी इसकी वैल्यू बीच वाले की, इन दोनों के समद्विभाजक, तो आपको इन दोनों को जोड़कर, इसके ऊपर वालों को जोड़कर क्या कर देना है, आधा कर देना है। जोड़ दो, 6 और 3 9, 5 और 4 9, आधा कर दो, 45, 45 कर में 48 ना, 49.5, 49.5, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है, अभी कराया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी,
ऐसे ही इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी, और यहाँ पे माइनस का 81 जेड स्क्वायर तो लिख ही रखा है। अब ये देखो माइनस सेम प्लस का सेम, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे। अब 5 जेड स्क्वायर प्लस सेम ही नहीं है कोई, तो 5 जेड स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर बन गया खोल के। 9 का स्क्वायर 81 वाई स्क्वायर, 9 जेड का स्क्वायर प्लस का 81 जेड स्क्वायर, 5 वाई इसका स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, और माइनस का 81 जेड स्क्वायर माइनस का 81 जेड स्क्वायर, माइनस का 81 जेड स्क्वायर प्लस के 81 जेड से कट गया, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 25 जेड स्क्वायर में 25 जेड स्क्वायर तो ऐसे ही है, 81 वाई स्क्वायर में 25 वाई स्क्वायर को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, 8 और 2 10, तो ये हमारी क्या आ जाएगी 25 और 106, 25 और 106, ऑप्शन नंबर डी वही था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 2 क्वेश्चन आ गया आजाद में। अच्छा ये तो अभी करा ही दिया, ये तो आपको आ ही जाएगा, थोड़ी देर पहले 2 करा दिए इसके साथ के। आगे देखो अब ये आ गया जो मैं कह रहा था, एक बेंच पे सीध में बैठे हैं, पहले तो मैंने सर्कल वाला कराया, अब सीध वाला। कितने बैठे, 7 लोग बैठे हैं, तो बिठा दो 1 2 3 4 5 6 7। उत्तर के सम्मुख बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह कर दिया इनका। बी एफ के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब एफ यहाँ पे बैठा है और इसके बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा, तो लास्ट में यही बैठा है बस इधरली साइड। एफ और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, अब इधर तो कोई बैठने से गया तो इधर ही बैठेंगे ना 4 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 बिठा दी, और यहाँ क्या आ गया डी आ गया, बीच में 4 व्यक्ति बिठाने थे ना। क्यू के दाएं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब जो क्यू है ना उसके दाएं ओर किस तरफ होगा, क्यू के ऊपर मारो, ये मार दिया, और इसके दाएं ओर कितने बैठेंगे 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो चौथे स्थान पे आएगा, तो 1 2 3 4, चौथे स्थान पर क्या आएगा क्यू आएगा, रख दिया। जी एस के ठीक बाएं ओर बैठा है, अब यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि ठीक वाली जगह तो है ही नहीं, एकदम बिल्कुल पास। जी एस के ठीक बाएं ओर, तो एस बिठाया, एस के ऐसे देखो बाएं किस तरफ है, पूंछ तरफ, तो ये रहा हमारा जी। ई क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू के पास ई नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ चुप के बैठ जाएगा इसके साइड में। बचा कौन है, डी ई एफ जी एस, आर बचा है, आर लिख दिया। पंक्ति के सबसे दाहिने छोर पर कौन बैठा है, ई बैठा है, ये तो बायां छोर है लेफ्ट, ये राइट वाला है, ऐसे मार के देख लो ना, क्लॉकवाइज निशान घड़ी की सुई घूमती है, तो पूंछ वाली साइड लेफ्ट है हमारी और ये राइट है, तो ई, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला पढ़िए क्वेश्चन। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ये दीवार है अंबुजा सीमेंट की दीवार, पहले भी कराया था मैंने क्वेश्चन, अभी ये आपका पिछले से पिछली क्लास में। उस पे झुकी हुई है 30 डिग्री के कोण पे, ये झुक गई हमारी 30 डिग्री के कोण पर एक सीढ़ी, डाउन टू अर्थ बंदा है बिल्कुल। यदि सीढ़ी 8 मीटर लंबी है, तो ये झुकी हुई सीढ़ी है ना, यही तो 8 मीटर होगी, तो दीवार की वह ऊंचाई कितनी है, ये दीवार की ऊंचाई बताओ कितनी है। आपको एंगल दिया हो, एक साइड दी हो और दूसरी साइड पूछी हो, तो आपको साइन टैन और कोस में से लगाना है। कैसे लगाना है पंडित, साइन कोस टैन में से, साइन कोस टैन में से। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये आपकी सीधी रेखा और तिरछी रेखा हमारी क्या होती है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा साइन थीटा, थीटा क्या ये एंगल गिवन है, तो हमें यही तो लेना है जिसमें हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है 10th क्लास में आता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 8। साइन 30 की वैल्यू हमने आपको पहली क्लास में कराई थी एक्स, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/2, 8/2, 2 से कितने पे कट गया 4 पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। देखिए क्वेश्चन, ये आपका मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आपकी, बस ये लास्ट ही रह रहा है। हाँ तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, वैसे करा देता हूँ छोड़ो पर। सेंट्रोइड निकालना हो किसी भी ट्रायंगल का, तो ये हमारा x, ये y, ये x2 y2, ये x3 y3,
कुछ नहीं करना है, सभी के x को जोड़ना है, 3 से डिवाइड करना है, सभी के y को जोड़ना है, 3 से डिवाइड करना है। सभी के x को जोड़ो, a पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y, तो 7 और 1 8 और 10 18/3, कोमा 4 और 8 12, 12 और 12 24/3, 3 से 6 पे, 3 से 8 पे, तो क्या आ जाएगा 6,8। कभी भी सेंट्रोइड पूछ ले आपका ट्रायंगल का तो आपको ऐसे ही निकालना है। तो उम्मीद है ये समझ में आया ना आपको। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बिल्कुल एग्ज़ाम से ओरिएंटेड करा है। अगर ये क्लास देख ली और आपका एग्ज़ाम है ना कल या परसों को, अगर इसमें से ना क्वेश्चन आया ना, मुझे कहना फिर कमेंट बॉक्स में, आप बिल्कुल आएगा क्वेश्चन इसमें से, बिल्कुल आप याद रखेंगे आपने अगर ये क्लास को आपको देखा है। अगर आपने पूरी सीरीज़ की है तो आप टेंशन ही ले मत लो पेपर की, फिर तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक नई क्वेश्चनों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो बाय बाय सभी बच्चों को। प्लीज़ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। मुझे आपसे उम्मीद है भी आप ये करेंगे प्रैक्टिस, आप देखेंगे इस क्लास को बार बार, रिवीजन करेंगे इसकी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।